प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वो किसी ने क्या खूब कहा है, वो लड़की लाल कलंदर थी, करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू हैं, सहरा सहरा आंखें हैं और मक्तल मक्तल नारा है। वो कौम की बेटी थी जो कत्ल हुई, वो खुशबू है। वो मुर्दा होकर जिंदा है, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो। वो दुखी देश की कोयल थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। आज 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है। ये नज़्म उन्हीं के नाम है। इसी के साथ आज हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का सबसे बड़ा इज्तिमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के लिए पार्टी क़यादत गढ़ी खुदाबख्श में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के आज के खिताब इंतहाई अहम होंगे। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ तसव्वुर किया जा सकता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का फॉर्मूला काम कर गया। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग में 318 रन तक महदूद। शान मसूद के पास तारीख रकम करने का सुनहरी मौका है, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेना होगी। साल 2023 में पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन बरामदी हदफ पूरा करने में नाकाम। व्यापारी सर पकड़ कर बैठे हैं। रवां साल मकामी मंडी में फलों और सब्जियों की कीमतों में 300% इजाफे की वजूहात आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए 2023 सुनहरी साल करार। कौमी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड कंबोडिया को हराया। विमेन फुटबॉल टीम ने कई कामयाबियां समेटी। सुनहरी यादें आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। ये है वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में हम बात करेंगे। साल भी ख़त्म होने के करीब है और इन दिनों में हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि पूरे साल का अहाता किया जाता है, देखा जाता है कि इस पूरे साल में क्या चीज़ें बेहतर रहीं, कहाँ ख़राबी थी और उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश होती है। तो आज हम भी प्रोग्राम में बात करेंगे स्पेशली ये जो प्राइस हाइक है इस पर कि किस तरह ये फलों और सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ गई, इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे, ये जानना पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो इस वक्त हैशटैग ऑस्ट्रेलिया एक्स पर ट्रेंड कर रहा है और इस वक्त तकरीबन 94,000 के करीब लोगों ने पोस्ट किए। इस वक्त मेलबर्न में जारी दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन बनाकर आउट हो गई है। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का दूसरा रोज़ है। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा परफॉर्मेंस के सामने कैंगरूज बिल्कुल बेबस नजर आए हैं। कौमी टीम के आमिर जमाल के 3 शिकार हैं। शाहीन अफरीदी, हसन अली और मीर हमजा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। और जनाब इस दूसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम की जीत के लिए हम देख रहे हैं कि सारिफीन काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं और हमने हसन अली का भी देखा था बयान, ट्वीट, कि उनकी जानिब से कहा गया था कि अब गिरफ्त हमारी मजबूत है मैच पर। और दूसरी अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो कौमी टीम के हमजा जो फास्ट बॉलर हैं, मीर हमजा, उनके सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरी टेस्ट में उन्होंने अपनी उम्दा बॉलिंग से शायकीन के दिल मोह लिए हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद के इंजरी होने के बायस मीर हमजा को टेस्ट टीम में मौका फराहम किया गया, जहां उन्होंने अपनी उम्दा बॉलिंग से सारिफीन की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब नजर आए। जाहिर है गोल्डन चांस होता है जिसको मिल जाए और अगर वो अच्छा खेलने वाला है तो फिर उसकी तारीफ भी होती है, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मीर हमजा छाए हुए हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये तो थे आज के ट्रेंड्स। अब हम आते हैं आज का दिन जो कि 27 दिसंबर का दिन है, ख़ास दिन है और इस दिन आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी होती है, 16वीं बरसी है और इस सिलसिले में लाड़काना में पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत मौजूद होती है। हर साल वहाँ पर एक बड़ा जलसा जिसका इनेकाद किया जाता है, जिससे आज ख़ास खिताब भी है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी करेंगे। और आज के इस दिन के हवाले से कुछ यादें हैं मोहतरमा की, वो आपके साथ शेयर कर। बेशक ये एक ऐसा खला है जो कि कभी भी पुर नहीं हो सकता। कुछ लोग बड़े नायाब होते हैं जिन्हें हीरा कहा जाता है, उनमें शुमार होता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का। और उन्हीं की यादों के हवाले से और उन्हीं की बरसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हम लोगों ने कुछ यादें, कुछ उनके हवाले से जो कुछ डिटेल्स थी वो नाज़रीन के साथ शेयर भी की हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरमा जैसी खातून मेरा ख्याल है कि शायद ही दुनिया में दोबारा कोई आए। और मैंने जितनी भी पीपल्स पार्टी की रहनुमा जो कि स्पेशली ख़वातीन हैं उनको देखा है, वो बहुत इंस्पायर हैं मोहतरमा की शख्सियत से। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत शुक्रिया।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो बेनज़ीर थी और उनकी जैसी दूसरी शख्सियत का आना, पैदा होना और उनकी जिस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की और आर्मी दुनिया में एक नाम कमाया, वो करना बहुत मुश्किल है। वो हर लिहाज से बेनज़ीर थी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत वक्त मिला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ज़माना तालिब इल्मी में पीपल्स फिल्म फेडरेशन ज्वाइन की और उसके बाद फिर एक सिलसिला था उनसे गाइडेंस का भी, उनसे तरबियत लेने का भी और उनसे सीखने का भी। तो इस लिहाज से मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और फिर इस लिहाज से भी कि जब वो 18 अक्टूबर को वापस आई पाकिस्तान तो उस सफर में मैं शरीक थी और उससे पहले जब उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी उम्रा किया इस इरादे से कि वो अपना एग्जाइल खत्म करके वापस पाकिस्तान जा रही हैं, तो उस उम्रे के मुबारक सफर में भी मैं उनके साथ थी। अच्छा। तो उनके साथ जुड़ी इतनी यादें और इतनी खूबसूरत यादें हैं कि शायद कोई ऐसा वक्त नहीं है जब उनकी याद ना आती हो, कोई ऐसा वक्त नहीं है जब उनकी रहनुमाई की जरूरत ना पड़ती हो। आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। तो एक तिलिस्माती शख्सियत थी, यानी एक ऐसी शख्सियत मैं समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खाली एक शख्सियत का नाम नहीं, वो एक किसी सोच का, एक नजरिए का नाम था, एक इनकलाबी सोच का नाम था, एक तहरीक का, एक जिद्दोजहद का नाम था। उन्होंने स्पेशली खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए जो काविशें की वो काबिल तहसीन है। उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन को शनाख्त दी। वो कपास चुनती हुई औरत के पाँव में जूती पहनाने को तरक्की की महराज समझती थी। उन्होंने हर जगह पे पाकिस्तान के लिए एक आला मकाम जो है वो हासिल किया है। वो जहाँ भी जाती थी उनको जो इज्जत और तौकीर मिलती थी तो पाकिस्तान को भी मिलती थी। बेशक बेशक। उन्होंने जिस तरीके से जमहूरियत की जद्दोजहद की वो बेमिसाल है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपको उम्रे की सादत भी उनके साथ हासिल हुई कि आप गई, साथ ही थी आपके। मुझे बताएगा कि उनकी ऐसी कौन सी आदत थी जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया? सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ ऐसी आदत कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सबकी थी। यानी उनके साथ जब भी मिलो तो ये एहसास होता था कि वो सिर्फ आपकी है और जब किसी और से पूछो तो वो भी ये समझता था कि बेनज़ीर साहिबा उसकी है। तो उनका जो ताल्लुक था, जो कम्युनिकेशन थी, जो राब्ता रखने की एक सलाहियत थी, जो लोगों को याद रखने की एक उनकी एक खूबी थी, वो बेमिसाल थी। यानी बेनज़ीर साहिबा जो है और जिस तरीके से वो अपनी जो है हर चीज को, उसकी हर पहलू को बहुत गौर से देखती थी। यानी मैं जब वो उम्रा करने के लिए आई और हम जा रहे थे सफर पे, तो उस वक्त वो पूछ रही थी कि क्या मुझे वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। तो हम दौराने सफर गुफ्तगू करते रहे और मैंने उन्हें कहा यस बीबी आपको जाना चाहिए, इस वक्त वकला तहरीक बहुत उरूज पर है। तो उनका सवाल ये था कि क्या वकला तहरीक के साथ तो सिविल सोसाइटी है, जब मैं जाऊंगी तो क्या मुझे पजीराई मिलेगी, क्या पीपल्स पार्टी के वोटर्स और मेरे चाहने वाले और पाकिस्तान के अवाम बाहर आएंगे? तो मैंने कहा यकीनन बीबी, लोग मुंतज़िर हैं आपके। और जब हम उम्रा करके जैसे ही हम उम्रा खत्म करके वापस गाड़ी में बैठे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा, आई एम ग्लैड वी हैव परफॉर्म्ड उम्रा टुडे। टुडे इज 18, 1 and 8 9 and 9 is my lucky number। वो 18 जून 2007 की तारीख। अच्छा, इसमें सैर साहब कहते हैं कि जो लीडर होता है ना उसका तब सही पता चलता है कि वो कितने मजबूत असाब का मालिक है कि जब कोई मुश्किल सिचुएशन होती है। 27 दिसंबर तो एक ऐसा दिन है कि जो मेरा ख्याल है कि स्याह तरीन दिन जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन उससे पहले 18 अक्टूबर भी था कि खुद कुछ हमला हुआ और जिस तरीके से वो एक सान्य कारसाज किसको नहीं मालूम कि जो वहाँ पर माहौल और हालात हो गए थे। तो मुझे बताएगा कि उसके बाद किस तरह पाया आपने बीबी को कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया होगा कि भाई आपकी जान को खतरा, आप चली जाएं, लेकिन वो मौजूद रही। मैं आपको 18 अक्टूबर से पहले बता रही हूँ, जब हम दुबई में थे तो बीबी साहिबा को बार बार इस बात का एहसास दिलाया जा रहा था कि आप ना जाएं, आपके लिए खतरात हैं। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के तारीखी अल्फाज ये थे कि इफ आई हैव टू डाई इन माई कंट्री अमंग माई पीपल। उनको अपने वादे का बहुत एहसास था
कि लोग मेरी एक कॉल के ऊपर आ चुके हैं और मुझे अब अपना वादा निभाना है और मुझे पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान को मेरी जरूरत है। और वो तमाम खतरात को जानते बूझते आई और फिर वो जब धमाके हो गए और इसमें लोग शहीद हो गए और बीबी को खतरात नजर आने लगे तो वो छुप के खौफजदा होके बैठी नहीं, वो एक एक जख्मी के एक एक शहीद के घर गई। उन्होंने अपना सफर जारी रखा और बिल्कुल। और जब ये वो सहर अपनी साहब फैमिली से मिलने के लिए दुबई गई भी तो जैसे ही इमरजेंसी लगी तो वतन की कॉल पर वापस आई। बिल्कुल। अच्छा, ये इस बात का सबूत है कि वो बहुत जमहूरियत बहादुर थी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सहर साहब, एक वो दौर था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने जिस तरीके से आवाम को मुतहर्रिक किया, उन्होंने आइन को उन्होंने संभाला, उनके बाद फिर रैलियां और जो जो उन्होंने आमरीत का सामना किया वो सबके सामने, उसके बाद भाग दौड़ आसिफ अली भी। कितना मुख्तलिफ पाया अब आपने पीपल्स पार्टी को? यहाँ पे बड़ा खास है, कुछ बताएंगी? आज मंशूर भी पेश होने का कहा जा रहा है, तो क्या होने वाला है आज, क्या बताया जाएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि बीबी की लेगेसी को लेके जिस तरीके से साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चल रहे हैं, जिस तरीके से कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला है। पाकिस्तान खत्ते का एक नारा बीबी की, मैं समझती हूँ कि एक लेगेसी का भरपूर मुजाहरा था कि पाकिस्तान को एक करना था, पाकिस्तान को आगे लेके चलना था, जमहूरियत के राह पे इशारा पे गामजन करना था। फिर जिस तरीके से जो है 18वीं अमेंडमेंट हुई, जो है पार्लियामान को मजबूत किया गया, ये सब बीबी की लेगेसी है। और आज भी जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि हम सबको इकट्ठा करके रखा है, तो ये लीडरशिप का कमाल है, जो कमिटमेंट है उनकी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये शहीद या मुफाहिमत की सियासत। अच्छा सहर साहब, अभी भी आप लोगों के तहफ्फुज़ात हैं, क्योंकि अभी ताज हैदर साहब की तरफ से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि भाई तबादले जो किए जा रहे हैं बड़े अफसरान के इस मौके पर, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी आपकी रिजर्वेशंस हैं। तो मुझे बताइएगा, आज का बहुत अहम होने वाला है खिताब, क़यादत सारी लाड़काना में जमा है, आज क्या बताया जाएगा आवाम को? देखिए, पीपल्स पार्टी का मंशूर आज जो है वो पेश किया जाएगा। कमिटमेंट बीबी की लेगेसी को पूरा करना है, अवाम की एम्पावरमेंट है, उनकी फलाह है, इंसानी हकूक का दिफा है, खवातीन की एम्पावरमेंट है। ये वो तमाम जो बीबी साहिबा हमारे लिए रास्ते मुतय्यन कर गई और वो समझती थी कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान का वक़ार जमहूरी सफर में और जमहूरी रास्ते में है और जमहूरियत में है। तो उसी को लेके जो है वो आगे चल रहे हैं और उसी। सही। सहर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त शहजाद हमारे नुमाइंदे लाड़काना से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो बताएंगे कि वहां पर तैयारियां कैसी चल रही हैं और बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज कितने बजे शुरू हो जाएगा। वो शहजाद बताइएगा। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तो चंद रोज से लाड़काना में ही हैं और आसिफ अली जरदारी भी लाड़काना पहुंच चुके हैं। बेनजीर भुट्टो की जो 16वीं बरसी है वो इंतहाई अकीदत व एहतराम से लाड़काना में मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज पीपल्स पार्टी जलसा करेगी अपना, और जलसे के हवाले से तैयारियां जो हैं वो गुज़िश्ता रोज मुकम्मल कर ली गई थी। इलेक्शन भी है तो उसका हवाले से जो है वो काफी गहमा गहमी है। जगह जगह जो है वो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, दूर दराज से काफिले आ रहे हैं, दीगर सूबों से भी लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि गुज़िश्ता शब तक खवातीन तक जो हैं वो रात देर गए तक कैंप्स पे मौजूद थी और जो बाहर से जालियां, जैसा कि आपने बताया कि 3 दिन से बिलावल लाड़काना में ही मौजूद है, इसका मतलब है कि आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, तभी तैयारी। आज के दिन की इंपॉर्टेंस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं?
जी, आज के दिन की इम्पोर्टेंस ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरी बार लाड़काना से NA 194 से जो है वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और वो पहले भी लाड़काना के MNA रह चुके हैं। साबका इंतखाबात में वो लाड़काना से जीते थे, लेकिन साबका इंतखाबात में उनके खिलाफ 52,000 से ज्यादा वोट भी पड़े थे। तो अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में अपना खिताब किया था, उन्होंने यही कहा कि मैं कंबर शदाद कोट और लाड़काना से दोबारा इलेक्शन इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूं कि मैं यहाँ के मसाइल को ओन करूंगा और फिर यहाँ के जो भी मसाइल हैं उनको हल करूंगा। तो इम्पोर्टेंस ये भी है कि लाड़काना उनका एक लोकल हलका है, यहाँ पे लोगों को वो जानते हैं, पर्सनली लोगों से घुलते मिलते हैं, लोगों के अंदर आना जाना उनका रहता है। तो जो बुनियादी मसाइल है उन तक आगाही पहुंचती है, तो फिर वो उन मसाइल के हल की कोशिश बासानी करते हैं। तो जो इलेक्शन मुहिम के लिए कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आज लाड़काना से इलेक्शन मुहिम का आगाज होगा, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो खुद यहाँ से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब एक चीज और मुझे बता दीजिएगा, इंतखाबी मंशूर के हवाले से आप क्या आज इंतखाबी मंशूर में बताई जाएगी? देखिए, इंतखाबी मशहूर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान है। अब जो उन्होंने साबका हुकूमत खत्म होने से पहले जो लोगों में घर तकसीम किए, खासकर ये इलाका जो है वो सैलाब ज़दा इलाका रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा नुकसान से दो चार रहे हैं, लोगों के घर, जमीनें, माल मवेशी सब तबाह बर्बाद हो गए थे। तो मंशूर में जो एक अहम चीज साबका हुकूमत जाने से पहले उन्होंने ऐड ऑन कर दी थी, वो थी लोगों की बहाली और उन तक ठीक है शहजाद मेरे साथ रहेगा इस वक्त। सहर कामरान साहिबा भी मेरे। सहर साहिबा, आप मुझे बताइएगा, वजीर आजम बिलावल तो मैंने पीपल्स पार्टी का सुना है टूर होने वाला है, क्या नारा आप लोग आवाम को देंगे कि भाई ये हमारी कमिटमेंट है आपसे? देखिए, हम तो कहते थे ना कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, तो अब बिलावल वही लेगेसी लेके आगे चलेंगे। उन्होंने आवाम की खिदमत भी करनी है, जो एक हाउस होल्ड है, जो आमदनी है उसको भी बढ़ाना है, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करने हैं और पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे गामजन भी करना है, जमहूरियत का दिफा भी करना है और मुल्क को इस्तेकाम भी देना है। और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी। एक नौजवान की आदत है हमारे पास, जो कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से, अवाम के वोटों से अक्सरियती जमात बन के बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएगी। और इंशाल्लाह उनका यही वादा है कि बीबी के तमाम वादे, कायदे अवाम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तमाम वादे जो अवाम के साथ थे, जो उनकी फलाह के लिए थे, उनको पूरा करना है। अच्छा, इसमें सहर साहिबा भी जो चीज़ एक काबिल गौर है, क्योंकि देखिए लेकिन अभी जो आप लोगों की रिजर्वेशंस हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इलेक्शन कमीशन से दूर हो पाए? देखिए, बात ये पीपल्स पार्टी से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस मांग रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि इलेक्शन एनवायरनमेंट भी जो है वो फेयर एंड फ्री हो और इन पोलिंग भी फेयर एंड फ्री हो। अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। ये अवाम का हक है कि वो अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करें, अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, ताकि वो जो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो जिस मंशूर पे अमल चाहते हैं, वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस पे अमल हो सके। पीपल्स पार्टी से फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो मांग रही है। पीपल्स पार्टी का जो है मुकाबला आज जो है नफरत और तकसीम से है। पीपल्स पार्टी जो है कौमी यकजहती की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी अवामी फलाह की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी कौमी इस्तेकाम की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात कर रही है। आप ये देखेंगे, पहले भी जब बारिशें हुई, सैलाब हुई, पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के साथ खड़ी रही। बेनजीर चलें जी, अब आपकी एक्सपेक्टेशन आवाम भी अपना हक अदा करेगी और आप लोगों को चुनेगी अपने आप के हाल बनती है। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, आपने वक्त हमें दिया, मौजू पर आपने हमसे बात की। और अभी नाज़रीन हम एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है।
जी वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं सियासी मैदान से निकल के खेल के मैदान की तरफ हम आते हैं और मेलबर्न टेस्ट की बात करेंगे, जिससे दूसरे दिन पहली इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और ग्रीन कैप्स ने अब से कुछ देर पहले तक बगैर किसी नुकसान के तकरीबन 33 रन बना लिए। आई थिंक सो 39 जो थे वो अब्दुल्ला शफीक के थे और उसके साथ जो सूरत हाल है वो 73 तकरीबन बताया जा रहा है तक रन आ चुके हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा स्कोर पर अपडेट करूं तो जनाब इस वक्त अब्दुल्ला शफीक के साथ शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं और ये टेस्ट का मौका जो कि सुनहरी मौका है, ये इस वक्त शान मसूद के पास तारीख रकम करने का सुनहरी मौका है अगर वो उसको अवेल कर लें। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि मैच पर गिरफ्त हमारी मजबूत है और हो सकता है कि हम ये सीरीज जीत भी जाएं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं जो कि हमें बताएंगे कि उनको क्या फील हो रहा है कि हालात और वाक़यात कैसे होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आमिर जमाल ने इससे पहले इनिंग में 3 शिकार किए और शाहीन अफरीदी, मीर हमजा और हसन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। सलमान आगा की 1 विकेट है और कौमी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब सिचुएशन कैसी रहने वाली है। अलबत्ता इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। अगर अभी की इनिंग की बात की जाए 74 रन हो चुके हैं और सुहेब अलवी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम जो ये कह रहे हैं कि हमारे मैच पर गिरफ्त मजबूत है और इंशाल्लाह हम कर जाएंगे, आप भी ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखें दोनों सेशंस पाकिस्तान ने जीते हैं वेरी क्लियरली और ऑस्ट्रेलिया को जहाँ पे आई थिंक 180 और समथिंग फॉर 3 थे, उसके बाद आपने उनको 320 के नीचे ऑल आउट कर देना और उसके बाद खाली 1 विकेट लूज करना एंड यू आर ऑलमोस्ट अबाउट 70 रन्स। सो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट बाय दिस पाकिस्तान साइड। अच्छा, मैं अभी देख रही थी शान मसूद का एक स्टेटमेंट, उनकी तरफ से कहा गया कि ड्रॉप का वर्ड इस्तेमाल करना सरफराज के लिए काफ़ी मुश्किल है, तो उनको ड्रॉप तो नहीं किया गया लेकिन जहाँ पर उनकी ज़रूरत महसूस होगी बिल्कुल उनको मौका मिलेगा और कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने रिजवान का इंतखाब किया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं, ड्रॉप किया है अच्छा तो रिजवान खेल। बात ये है कि ये क्या कि हमने उसको ड्रॉप करके रिजवान को खिलाया है और ये कि हमने उसको ड्रॉप नहीं किया है और अभी भी खेल सकता है, तो फिर आप रिजवान को ड्रॉप करके उसको तीसरे टेस्ट में खिलाएंगे। तो ये खामखा की एक अपने आप को बचाने वाली बात है। आपने सरफराज को सेलेक्ट किया था एक टेस्ट मैच के बेसिस के ऊपर जहां आपकी पूरी टीम 89 पे ऑल आउट हो गई थी, जहां आपके स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं खेल सके थे, वहां पे आपने सरफराज को स्केपगोट बना दिया। एक स्टंपिंग मिस की थी उसने जहां बॉल बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाउंस हो गई थी और पर्थ की पिच में बाउंस था। तो आई थिंक अब ठीक है, अगर आपने रिजवान को खिला लिया ठीक है, उसको कहें कि रिजवान डिजर्व्ड इट, रिजवान को हमने मेरिट पे खिलाया है। ये सब जो बातें होती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं टीम में, क्योंकि अब रिजवान भी सोचेगा कि जब वो ये स्टेटमेंट सुनेगा कि जी सरफराज किसी पर भी वापस आ सकता है, तो फिर आपने रिजवान के ऊपर प्रेशर डाल दिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऐसे स्टेटमेंट्स इस तरह के मौके पर नहीं देने चाहिए और वैसे भी आपकी अगर कैप्टनसी को देखते हुए अपने आप का डिसीजन है तो आप बेहतर है कि इसके बाहर डिस्कस कर ले, फिलहाल रहने दें तो बेहतर है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी इन कंडीशंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके ख्याल में? क्या हमें तेज खेलना होगा थोड़ा? नहीं, मेरे ख्याल में आप जिस रेट से खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग एट अबाउट समथिंग लाइक 2.5 रन्स इन ओवर। ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले दिन जो है अगेंस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक बाय ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने भी 3 रन के नीचे पर ओवर बनाए थे उन्होंने पहले दिन में। तो द थिंग इज कि आप तो ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक को खेल रहे हैं ऑन देयर होम पिचेस। तो हर बॉलर जो है 200 विकेटों से ज्यादा ले चुका है टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरा तो ख्याल है आप जिस पेस पे खेल रहे हैं उस पेस पे खेलते रहें। अभी आपके पास बहुत दिन पड़े हुए हैं, आप 3.5 दिन पड़े हुए हैं आपके पास, एंड आई थिंक यू शुड जस्ट कैरी ऑन द वे यू आर डूइंग। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मैं चाहूँगी थोड़ा सा सुहेब साहब अगर आप बॉलिंग साइड पर आएँ तो माशाल्लाह से बॉलर्स अच्छा खेल रहे हैं। शाहीन की भी 2 विकेटें हैं, मीर हमजा की भी 2 हैं, हसन अली की भी 2 हैं, फिर हम ये देख रहे हैं कि सलमान ने तो खैर 1 विकेट ली है लेकिन आमिर जमाल माशाल्लाह 3 विकेटें ले गए हैं। तो बॉलिंग अटैक को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए बहुत इम्प्रूवमेंट था आज भी। उन्होंने पहले सेशन में जिस तरह से गेंदबाजी की है, विकेट टू विकेट किया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की वीकनेस के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर अपनी गेंदबाजी की है। और आमिर जमाल 3 विकेटें ले जाएं, लास्ट डेब्यू में उन्होंने 6 विकेटें ली थी, फिर वो 3 विकेटें ले जाएं। देखें शाहीन विकेट ले ले
वो इतनी बड़ी बात नहीं है बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस्ड स्पिरिट बॉलर, लेकिन मीर हमजा ने विकेट लेना और आमिर जमाल ने विकेट लेना ये कमाल की बात है। हसन ने वैसे एक बात है बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कल भी बहुत अच्छी की थी और बड़ी निप हो रही थी उनके गेंद जो है पिच पे पड़ के टर्न हो रही थी एंड जबकि इज अ पेसर लेकिन कट हो रही थी और बहुत दफा आउटसाइड दिए ऑफ स्टंप उन्होंने बीट किया। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज किसी भी ओपनिंग डे में इतनी दफा बीट नहीं हुए होंगे जितनी दफा ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं कल। अच्छा सुहेब साहब, हमने अभी भी एक स्पिनर को मिस किया है। दूसरी इनिंग में आपको लगता है कि ये जो मिस हमने किया है इसकी जरूरत हमें पड़ेगी या हमने यहाँ की स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में ठीक है? स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात कर रहे हैं। मेलबर्न की पिच में आपने स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना कॉन्फिडेंस था साजिद खान पे कि क्या वो एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इतनी गेंदबाजी उस तरह कर सकते हैं जैसे नेथन लायन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। और आई थिंक आप जरा सा टेम्प्ट हो गए थे जो पहले दिन की बॉलिंग कंडीशंस थी 50 रन एक्स्ट्रा दिए हमने, एक्स्ट्रास। हाँ नहीं एक्स्ट्रास, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी वाइड गेंद हैं, आपकी नो बॉल्स हैं, ये इशू रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में। और आई थिंक ये इतने तजुर्बेकार गेंदबाज नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो सोचना चाहिए कि 50 तो बहुत होते हैं वाकई। उसमें लेग बाइज भी हैं, लेट्स फेस इट। अभी जरा सा 22 चले गए थे कुछ शुरू में गया, जो ओपनिंग स्पेल था उसमें बड़ी वेवर्ड गेंदबाजी थी तो उसमें भी रिजवान के साथ भी जरा सी ज्यादती हो गई। सही। अच्छा वैसे क्या लग रहा है आपको, डोमेस्टिक में इतना लोड नहीं होता, टेस्ट में लोड होता है, कुछ ये चीजें भी हैं जो कि हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए पहली बात है आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना आप 4-5 ओवर भी खेल लेते हैं, आपकी जो ग्राउंड्स हैं वो इतने हार्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स आर वेरी हार्ड। वहां पे जब आप रन अप जो होता है आपका वो आपको बहुत ही आपको स्ट्रेन देता है। उनकी पिचेस हार्ड हैं, उनकी ग्राउंड्स हार्ड हैं एंड दैट इज व्हाई आई सपोज टेस्ट क्रिकेट में प्रेशर ज्यादा होता है टू कीप ऑन। आपके पास जो सामने बल्लेबाज होते हैं, बड़े तजुर्बेकार बल्लेबाज होते हैं, बड़े महारत हुनरमंद बल्लेबाज होते हैं, तो उनको आउट करना इतना आसान नहीं होता जितना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होता है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप जिस तरह के बल्लेबाज से गेंदबाजी कर रहे होते हैं उनको आप जल्दी आउट कर लेते हैं, यहाँ पे दम ज्यादा लगाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा वैसे क्या ख्याल आपका सुहेब साहब, अगर हम ये जीत जाते हैं तो शान मसूद के करियर को देखते हुए आपके ख्याल में उनके लिए कितना अच्छा होगा ये? क्योंकि आई थिंक सो 95-96 के बाद ये होगा। ये 95-96 के बाद ये अलग बात है कि पाकिस्तान का मैच नहीं जीता है लेकिन हर मैच हारा भी है, तो जाहिर बात है कप्तान को क्रेडिट तो जाता है। लेकिन देखिए शान मसूद ने पर्थ में कोई ज्यादा रन नहीं बनाए। अगर आप जीत भी जाते हैं इंशाल्लाह और उसमें अगर शान मसूद का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं होता है विद द बैट तो फिर इतना क्रेडिट आप शान मसूद को नहीं दे सकते। हाँ शान मसूद आज 50-60 करे, पाकिस्तान को एक विनिंग पोजीशन में ले आए, दूसरी इनिंग में जरा से अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करे, फिर आप कह सकते हैं कि इज प्लेड अ कैप्टन। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतता है लेकिन शान मसूद उसमें रन्स नहीं बनाते हैं तो फिर आई थिंक सही वो मेड इट पॉसिबल। सही। थैंक यू सो मच सुहेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपना तज्जिया हमें दिया है। और ये सुबह सुबह का ये मैच है और मेरा ख्याल है जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो शायद रात में एक्साइटमेंट के मारे सोते ही नहीं होंगे और दिन में फिर अर्ली मॉर्निंग ये मैच देखकर ही आराम से सोते होंगे। एनी हाउ एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं, बेस्ट विशेस टीम के साथ हैं, उम्मीद है कि हम ये टेस्ट जीत जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी वबाओं से बचाव का दिन मनाया जा रहा है और कभी मॉन्की पॉक्स तो कभी नमूनिया तो कभी कोरोना, कोई ना कोई नई किस्म के वायरसेस हमें जिनका सामना होता है। आखिर आलमी ये जो वबाएं हैं इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? अभी तो खैर हमें स्मोक का सामना है, आपको पता ही है स्मोक कितना इफेक्ट हम लोगों को कर रही है और डॉक्टर्स हमें यही तनबीह कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखें, घरों से कम निकलें और बाकी जो मामलात हैं वो हुकूमती लेवल पर एक बड़े पैमाने पर इस हवाले से हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। क्या इस पर सोचा जा रहा है, क्या होना चाहिए? बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं, मैंने अभी तो कुछ ऐसे वायरसेस जिनका जिक्र भी किया है, तो अब जूं जाहिर है वक्त आगे बढ़ रहा है, हम वक्तन फवक्तन देख रहे हैं कि नया वायरस एक जो है वो जन्म लेता है और फिर हमें उससे लड़ना होता है। लेकिन अभी हालिया जो सिचुएशन है इसमें स्मोक हमें बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है।
मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से एक इंसानी सेहत को खराब कर रही है और होना क्या चाहिए जो कि नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो हमारे एरियाज हैं पंजाब के, खासकर लाहौर और इसके गिरदनवा के, ये पिछली 2-3 दहाइयों से हम देख रहे हैं। जो पहले फॉग होती थी, जब उसमें पोल्यूटेंट्स ऐड हो गए, आमेजिश हो गई उन चीज़ों की, जैसे धुएं की और डस्ट की, और उसके बाद ये जो बाकी इंडस्ट्रियल एमिशंस की, और जो गाड़ियों से जो हम सलेंसर से निकलते हैं धुआं, इन मेन तो यही वजह है। इसकी वो काली हो गई और उसको हमने स्मोक का नाम दे दिया। सही। जब स्मोक का हमने एनालिसिस कराया, ये पहली दफा हमारी हुकूमत ने ही ये इसको एनालिसिस कराया, तो उसमें ज्यादातर हमें फॉस्फोरस मिलता है, ज्यादातर लेड भी मिलता है, आर्सेनिक भी मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत मिलते हैं, और पोलन भी मिलता है किसी हद तक। तो ये एक अमेजिश हो गई। और जब हवा जो है वो नहीं चलती, बिल्कुल जीरो उसका विंड प्रेशर होता है और वो स्टैग्नेंट रहती है, तो उसको हम स्मोक कह देते हैं। और जैसे हमें पता है कि इसकी मेन कंट्रीब्यूशन हमारे ख्याल में स्टबल बर्निंग से है। जो बाकियात, हम ये शुरुआत ही भी वहीं से हुई थी कि जो बाकियात हैं राइस के, चावल के, उसको जब जलाते हैं तो वो जब जो धुआं निकलता है बॉर्डर के उस पार भी और इधर भी, और उस पार से इधर इसलिए आता है कि हमेशा हवा ईस्ट टू वेस्ट चलती है, तो वो अमृतसर के गिरदनवा और दिल्ली के गिरदनवा इधर आ जाता है। अच्छा, अभी आपने जैसे कि डॉक्टर साहब जिक्र किया है ये भारत साइड का, तो अभी हमें पता चला है कि तकरीबन 69 के करीब केसेस हैं जो कि कर्नाटका में रिपोर्ट हो चुके हैं कोविड के एक नए वेरिएंट के, JN1 आई थिंक सो इसका नाम है। तो ये मुझे बताएगा, क्योंकि देखिए अब हमसाया मुल्क है तो हम लोग तो फौरन अलर्ट हो जाते हैं कि अल्लाह ना करे यहाँ पर भी ये वायरस आ जाए। तो ये किस तरह का वायरस है? ये देखिए, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये JN1 वही वायरस है जो हम कहते हैं कोविड-19 का वायरस है। उसका एक नया म्यूटेशन आई है स्पाइक प्रोटीन्स में, स्पाइक प्रोटीन की पोजीशन 11 पे। तो उसकी म्यूटेशन का मतलब ये है कि वो उसका लगाव बढ़ गया है, क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन्स में आई है। स्पाइक प्रोटीन्स के जरिए जो वायरस को आप इनहेल करते हैं, तो वो जाके वायरस जो अटैच होती है लंग्स के रिसेप्टर्स पे, तो उसकी वो बढ़ गई है, तकरीबन डबल हो गया चांस लगने का। लेकिन ये इसमें ये कोई अभी तक मुस्तनिद खबर नहीं है दुनिया में। ये इसने काफी ज्यादा इस वक्त ट्रांसमिशन केरला और हिमाचल प्रदेश में इसके वहाँ केसेस सुने, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जी, इवन यूरोप में और इवन US में भी JN1 जो है ये बेसिकली तो ओमिक्रॉन ही है। तो ओमिक्रॉन से BA 1.86 जो वेरिएंट था वो आया और अब ये आया। इसको अभी तक हम लोगों ने और WHO ने क्लासिफाई किया हुआ है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट इवन वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसके विरुलेंस नहीं बढ़ी, यानी शरह अमवात नहीं बढ़ी, लंग के डैमेज करने को इसकी एबिलिटी नहीं बढ़ी। इसलिए ये डेफिनेटली लगाव बड़ा है, लेकिन आगे डेथ रेट इसका इससे इतना नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर स्कॉर्पियो के नाम से, सही। तो पाकिस्तान में अभी इसका कोई केस नहीं देखा गया। सही। लेकिन जाहिर है ये जो है कोविड-19 वायरस, ये हमारी जिंदगियों में नहीं जाने वाली कहीं भी। ये पहले भी मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, ये रहनी है, इससे निपटना हमारे लिए जिंदगी का हिस्सा रहेगा। इसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये वेरिएंट्स अपनी शक्लें बदलते हैं और फिर न्यू वेरिएंट बन के ये वायरसेस हमारे सामने आ जाते हैं? इन हालात में जबकि पोल्यूशन भी इतनी है, मास्क का लाजमी है, खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए। और बूढ़ों को चाहिए कि वैक्सीनेशन इसकी कराते रहें, जो अब मॉडिफाइड वैक्सीन है। पुरानी वैक्सीन काफी हद तक अब गैर मौसर हो चुकी है। जो मॉडिफाइड नई मॉडर्ना और या फाइजर की नैनोटेक जो वायरस वैक्सीन हैं वो लगाते रहें। और इसी तरह आजकल क्योंकि फ्लू बहुत फैला हुआ है,
लाहौर में और पंजाब में, तो फ्लू शॉट्स भी लगाने चाहिए बूढ़ों को और बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि आखिर क्या वजह है कि ये जो वायरसेस जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं ये अपनी शक्लें बदल के न्यू वेरिएंट्स बन के हमारे सामने आ रहे हैं, इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं? देखें, कोई भी वायरस, खासकर कोविड-19 की जो आरएनए वायरस है और खासकर ये जो रैपिडली डिवाइडिंग वायरसेस होती हैं, जब ये डिवाइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर तो अक्सर इसकी वेरिएशंस भी आ जाती हैं और म्यूटेशंस भी आ जाती हैं। और वही हुआ है कि कोविड-19 की तकरीबन 700 से ज़्यादा वेरिएंट्स आ चुके हैं और म्यूटेशंस भी इसकी तकरीबन 90 से ज़्यादा आ चुकी हैं। तो ये इसका एक नेचुरल अमल है। अच्छा। ये परफेक्टली रेप्लिकेट नहीं होती, आगे मल्टीप्लाई नहीं होती, ये हमेशा इसकी वो आ जाती है वेरिएशन भी। और जो मरीज के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जो टेस्ट होते हैं, जो हम RT-PCR करते हैं या जो रैपिड टेस्ट करते हैं, वो फिर गैर मौसर हो जाता है। हमने उसको बनाया होता है पहली वायरस के लिए, तो उसको फिर हम बदलते रहते हैं उस टेस्ट की भी नई वेरिएंट्स को लेके। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि वेरिएंट है नहीं, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है उसको बदलने की। और दूसरा जो दवाइयाँ हैं वो भी कई दफ़ा गैर मौसर होती हैं। जो प्रीवियस वैक्सीनेशन हुई है वो भी गैर मौसर हो जाती है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि जो अब वैक्सीनेशन भी होगी वो भी JN1 को कवर करने वाली आ चुकी है इस वक्त। सही, JN1 को कवर करने वाली वैक्सीनेशन भी आ चुकी है। और डॉक्टर साहब, आपका ये बताना है कि अगर हमें वैक्सीनेशन करवानी है तो पुरानी गैर मौसर हो चुकी है जो मॉडिफाइड वैक्सीनेशन है, भले फाइजर की हो या कोई भी दूसरी, जो कि आपको मुतल्लिका जो इदारे हैं या फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ से मालूम हो जाएगा, वो करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस नई जो कोविड का वेरिएंट है JN1 इसके हवाले से बताया, जिससे कुछ केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ना सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी। तो हमें इस हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इस हवाले से हमें डॉक्टर साहब ने बोला कि नो नीड टू पैनिक, इसका इलाज मौजूद है, इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, तो वो आप जाके लगवा सकते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। साल 2023 रुखसत हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बस कुछ दिन बाकी रह गए और हर साल की तरह ये साल भी कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जो कि इस साल में हमने हमारे साथ अब आगे भी जाएंगी फेस की हैं। तो साल 2023 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए तो बहुत बुरा साबित हुआ, हम लोग वर्ल्ड कप हार गए। लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए साल 2023 किसी नेमत से कम नहीं था। इस साल हमने बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं। इसी साल पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने 8 सालों के वक्फे के बाद कोई इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस में पाकिस्तान की शिरकत हुई। इसके अलावा पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम ने भी कई कामयाबियां अपने नाम की हैं। ख़वातीन फुटबॉल टीम के लिए साल 2023 कैसा रहा, कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की, इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की कैप्टन है मारिया खान साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनके इस हवाले से क्या व्यूज़ हैं, वो कैसा महसूस कर रही हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर शो मारिया, गुड टू सी यू, हाउ आर यू? आई थिंक सो मारिया की आवाज़ मुझ तक तो नहीं पहुंची। प्रोड्यूसर साहब जरा देखिएगा। Maria, can you hear me? Okay. Yes, I can hear you. Okay, Maria, welcome to our show. Thank you so much for having me. Okay. Okay, Maria, tell us about your, this success. What specific aspects of your training which contributes in this, in special performance, excellent performance? Yeah, so I think, over the past year, the whole team, national team from the women's side has been able to compete regularly during the FIFA window. So I think us just being able to train regularly and play together regularly, I think has been, a key part of our success that we had in 2023. So again, we look forward to doing this in 2024 as well. Okay, Maria, you scored a goal against Saudi Arabia on a free kick and it has been around a year, but still fans remember the goal. What do you want to say about it?
I think it's an amazing thing for Pakistan. I think for us to be able to, see the potential of football in the country, and how much talent that we have in the country. And I think, that goal, along with the other achievements from the men's and the women's team and the youth teams as well in international competitions, I think is a good sign of what's to come, for Pakistani footballers, for Pakistani football fans, and for sports overall. So yeah, really excited to contribute to the success of football in the country. Maria, as you know, pressure handling is, really matters in a game. So how do you handle pressure during crucial moments in a game? What strategy you follow? Yeah, thanks for that question. I like that. I think for me, it's just being able to remain calm and confident, and remind myself that whatever we've done or whatever we're experiencing in that moment, in that pressure situation, that I've done it before, right? I've experienced it before, and things are going to be okay, especially when you have the support of your teammates around you. You can look around and, I'm confident to say that I know these girls, are going to be there for me, and they're going to work hard, and we're going to work hard for each other and for our country. Okay, Maria, as a captain, I want to ask you, how do you balance, individual performance and obviously individual performance goals with the overall team performance? Yeah, so with football and what I believe in, for me it's always the team first, right? And being able to support teammates. Again, as far as an individual thing goes, anytime you're within a team, you have to be the best version of yourself, to be the best version for the team. So again, I always, try to reflect and see and assess and have some self-awareness, to make sure that, I'm the best that I can be for myself, but most importantly for the team as well. Yeah. Okay, Maria, you have joined Saudi club Eastern Flames. What kind of exposure and experience are you getting from there? Yeah, no, it's an amazing experience. Lots of exposure. The league and the club do a really good job of highlighting the players, highlighting the matches. The matches are actually televised, so it's the first women's league in the region that is actually shown live. So the amount of exposure that players are getting, that teams or clubs are getting, is really positive, for sure. Okay, Maria, finally, I want to ask you, in your opinion, what are the key qualities, to make a, best female football team? A football team? Oh, wow. Good question. I think something that's really important is just being able to have players within the team that are willing to work hard and be accountable. I think if you are able to bring together, good players, good people that are willing to work hard and again be accountable and have self-awareness, I think it's a good foundation for a team. Thank you so much, Maria, for your time. I am too happy to have you on our show. Thank you so much for your time. और ये तो थी जनाब मारिया, जिन्होंने बताया कि की क्वालिटीज़ क्या हैं अगर एक ज़बरदस्त फुटबॉल टीम बनानी है। लड़कियों के हवाले से उन्होंने जिस तरीके से बात की है कि वो किस तरीके से हर खेल में अपना लोहा मनवा सकती हैं। पाकिस्तानी बच्चियां तो आपको पता है वैसे भी किसी से कम नहीं है, लड़कों से तो खैर बिल्कुल कम नहीं है। जहां लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है वहीं लड़कियों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है 2023 में एज अ फुटबॉलर्स। तो अब हमें आगे बढ़ना है और अब कुछ बात करनी है खूबसूरती की, जहाँ पर फिटनेस और खेल की हम बात करते हैं ना कि भाई बड़ा ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, खेल ज़िंदगी में होना चाहिए ताकि आप फिट रहें। वहीं पर कुछ लोग इस वक्त ना खूबसूरत दिखना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं खूबसूरत दिखने के लिए कि वो हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं जो मेरा ख्याल है कि डेंजरस भी होते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। स्पेशली मिडिल क्लास की बात करूंगी तो वो जो क्रीम्स लगा रहे हैं ना इस वक्त और जो पैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंजेक्शंस पर, कॉस्मेटिक सर्जरीज से लेकर पता नहीं किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं।
पता नहीं वो लाइट्स, लेजर्स, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। मकसद क्या है कि जी हम, हमारी जो चमड़ी है ना, ये खाल है, ये गोरी दिखे। ये शायद एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है खूबसूरती का कि अगर आप गोरे होंगे तो ही आप खूबसूरत हैं, वरना शायद आप खूबसूरत नहीं हैं। तो इसी पर बात करने के लिए कि कितना ये डेंजरस है, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर हमें अगर गोरा दिखना भी है तो उसके लिए कौन से ऐसे तरीके हैं हर्बली या फिर घरेलू टोटके जिनको इस्तेमाल करके आपकी स्किन ग्लो कर सकती है और आप जाज़िबे नज़र दिख सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर हनीफ खान, स्किन एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हनीफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हनीफ सईद, थोड़ा सा जी हनीफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अच्छा हनीफ साहब, ये जो मैंने सारे अभी बताए हैं लवाजमात जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद वही है, एक तो सोशल मीडिया के आने के बाद शायद ये क्रेज ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग बिल्कुल बहुत बड़ा किरदार है सोशल मीडिया का इसमें। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएगा कि ये पाकिस्तानी से कितने मुतासिर हो रहे हैं? पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए क्योंकि पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा ना, बात खूबसूरती की हो रही है, तो पाकिस्तान में जो खूबसूरती का पहला पैरामीटर तस्वुर किया जाता है वो गोरा रंग है, ठीक है। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में समझ जाते हैं कि जिस लड़के या लड़की का रंग गोरा है वो खूबसूरत है, तो इसलिए हर लड़का या लड़की जो भी हो, मर्द या औरत कह लें इसको, वो अपने रंग को गोरा करने के लिए, गोरा करने के जितने भी तरीके हैं, खा वो फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह हो, वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपने जिक्र किया कि जो क्रीमें घर पे बैठ के मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घर में बैठ के जो क्रीमें लगाते हैं, ये कोई 5-6 क्रीमें मार्केट में मिलती हैं फेयरनेस के हवाले से, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो 2 एलिमेंट होते हैं, एक मरकरी, एक स्टेरॉइड। ये दोनों एलिमेंट जब आप अपनी क्रीम के साथ अपनी स्किन पे लगा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप स्टेरॉइड भी उसमें डाल रहे होते हैं, और स्टेरॉइड भी माइल्ड वाला नहीं, पोटेंट वाला स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं, मतलब हैवी वाला स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी स्किन बज़ाहिर तो गोरी नज़र आती है कुछ दिन में, लेकिन स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और कुछ ही दिन के बाद आपकी स्किन के नीचे जो वेन्स होती हैं, स्पाइडर वेन्स की तरह वो नज़र आने लगती हैं। ओह माय गॉड डॉक्टर साहब, यू कांट इमेजिन। हमारे पास कुछ कॉलर्स भी आते हैं, थोड़े दिनों पहले हम एक कॉलर से बात कर रहे थे, उसने ये बताया कि उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी है। जी जी। और उसने एक ऐसी ही क्रीम का नाम दिया जो कि वो डेली बेसिस पे यूज कर रहा था, वो जो आजकल चल रही है फेयरनेस की क्रीम्स। मुझे इतनी हैरत हुई कि एक तो ऑलरेडी आपकी स्किन एक्नी वाली हो रही है और इतना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके ऊपर आप वो क्रीम लगा रहे हैं जो कि स्टीरॉइड्स और मरकरी वाली है और वैसे स्किन को गर्म कर देती है। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक एक्नी का ताल्लुक है, एक्नी बाकायदा एक डिजीज है, ठीक है। कुछ लोग उसके इलाज के लिए सैलून चले जाते हैं। नहीं, एक्नी का इलाज सैलून में नहीं होगा, एक्नी का इलाज जो है वो डॉक्टर के पास होगा, स्किन स्पेशलिस्ट के पास होगा। बहरहाल हमारे टॉपिक रंग गोरा करने के हवाले से, ठीक है। तो एक तो ये वो चीज़ें जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूसरी चीज़ें वो है जो आप इश्तहारात में देख के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह। वाकई अगर आपने अपने रंग को बेहतर करना है, मैं गोरे की या सफ़ेदी की बात नहीं कर रहा, कलर कॉम्प्लेक्शन को या टोन को लाइटन करना है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसी दवाएं, ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं जो किसी हद तक आपकी टोन को लाइट कर सकते हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर हम रंग के हिसाब से जाएं तो स्किन को हम 6 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। टाइप 6 को आप समझ लें कि नेग्रोस, बिल्कुल ब्लैक सिया स्किन, और टाइप मीन सुपर वाइट स्किन। सुपर वाइट तकरीबन जो है तो वो हमारी स्मोकी स्किन जिसको हम कहते हैं, उसके बाद जो है तो वो थोड़ा सा काला, फिर बहुत ही काला, ठीक है। तो जब हम बहुत ही काला, एक वो जो बहुत ही काले हैं, जो नेग्रोज हैं, तो वो तो खैर उनकी अपनी मतलब चमक जो है वो उसको ब्यूटी की अलामत समझते हैं। मतलब वहाँ पे जितना ज़्यादा काला रंग होगा, जितना ज़्यादा चमकदार होगा, वो ब्यूटी की अलामत होगा। हम अगर आते हैं तो हम एशियंस या पाकिस्तानी टाइप 4 एंड टाइप 5 में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम में से कुछ लोग जो हैं तो टाइप 2 के भी होते हैं, यानी कि सुपर वाइट तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन वाइट होते हैं और थोड़े से सांवले होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। सही। तो जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है या सब्सटेंस है जो माना जाता है, जिसको डॉक्टर्स तस्लीम करते हैं या जो रिसर्च से कुछ साबित हुआ है, वो ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन, जैसे आपने कहा कि हम आपको टोटके भी बताएंगे कि आप घर बैठे आपकी स्किन को जो है तो वो बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये मयार बिल्कुल गलत है कि गोरा रंग हो तो ही आप खूबसूरत हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल एक मुनासिब गंदुमी रंग की है, लेकिन उस पर कोई दानों के निशान नहीं है, वो ग्लो कर रही है, साफ लग रही है, हेल्दी लग रही है, तो आप खूबसूरत हैं। बिल्कुल। ये मैंने आपको कहा ना शुरू में कि हमारे मुल्क में जो है तो वो गोरे रंग को ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। हालांकि खूबसूरती के पैरामीटर्स जो है तो वो डिफरेंट है। खूबसूरती कोई एक चीज़ नहीं है, खूबसूरती इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट्स अ पैकेज। ब्यूटी इज अ पैकेज, ठीक है। अगर वो पैकेज कंप्लीट हो गई तो आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए घरेलू ऐसा कौन सा टोटका है जो हम इस्तेमाल करें हमारी स्किन ऐसी हो जाए? बहुत आसान है। आजकल सीजन में 2 चीज़ें आई हुई हैं, एक तो पपाया और क्या,
ये दोनों जो है तो इतने अच्छे सोर्स हैं स्किन को गुड करने के, स्किन को चमकदार करने के, कि आपकी सोच है। ठीक है, अगर हम पपाया की बात करें तो पपाया का छिलका उतारें। जब आप छिलका उतार के और उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, बीज के और गूदे के दरमियान जो लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, उसको ना उतारें। ठीक है, बीज को अलग करें, उस पपाया को जो है तो आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर पपाया एंजाइम्स होते हैं। पपाया एंजाइम साबित हो चुके हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, एंटी एजिंग भी हैं और आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। इसके साथ इस खाने के दौरान आपके हाथों पे रस लग जाता है तो आप फ़ौरन धोने चले जाते हैं। फ़ौरन धोने नहीं जाएं, उस रस को थोड़ी देर के लिए जो है तो अपने हाथों पे और अपने चेहरे पे मसाज कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। उसके 10 या 15 मिनट के बाद धो लें, अगर आपके पास टाइम है तो वॉश कर लें। ऑरेंजेस बहुत अच्छा, इसके बाद जो है तो इसके बीजों का और इसका जो छिलका है इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ऑरेंजेस बहुत आ गए हैं और ऑरेंजेस का सीज़न है, और लकीली हमारे मुल्क में कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ऑरेंज मिल जाते हैं। मतलब हर कोई अफोर्ड कर ही लेता है, छोटे साइज़ के भी होते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं। ऑरेंज को भी आप छीलें, छीलने के बाद जो है तो वो उसको खाएं, उसकी झिल्ली के साथ खाएं, सिर्फ बीज जो है तो वो उसमें से निकाल दें। उसके बाद ये इसको जो छिलके हैं इनको सूखने के लिए रख दें, ज़ाया ना करें, सुखाते चले जाएं, सुखाते चले जाएं। जैसे जब छिलके सूख जाएं उसको ग्राइंड कर लें, पीस लें। और कोई भी जो नॉर्मल आप सर्दियों के दिनों में वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह हर कोई इस्तेमाल करता है, नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग लोशन, उसमें वो छिलके का जो पाउडर है ऑरेंज की वो मिक्स कर लें। उसके बाद जो है तो आप उसको लगाएंगे तो आप देखें कि आपकी स्किन, आपके हाथ, आपका चेहरा ना सिर्फ चमकदार नजर आएगा बल्कि एक बहुत खूबसूरत जो ऑरेंज की खुशबू होती है वो भी आपके पास से जो है तो महसूस होगी। तो आसान है, बहुत आसान है, सस्ता और घर बैठे नुस्खा है। ऑरेंजेस को लीजिए, उनके छिलकों को ज़ाया मत कीजिए, उनके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है और ऑरेंज के रस में जो है तो वो ग्लूटाथायोन सब्सटेंस जिसका मैंने जिक्र किया वो होता है। ग्लूटाथायोन जो है सबसे ज्यादा जो होता है वो तरबूज में होता है। हमारे मुल्क में तरबूज भी बहुत आम मिलता है। तो आप अपनी स्किन को, अपनी खूबसूरती को नेचुरल चीजों से जो है तो वो ठीक करने की कोशिश करें। यानी कि जो भी फल खाएं, भले तरबूज हो, भले पपाया हो, भले ऑरेंजेस हो, अगर हाथ पे आपके कुछ लग गया है तो आप उसको ऐसे ऐसे करके अपने चेहरे पर लगा लें थोड़ी देर के और लिए, 15 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें और इसके रिजल्ट्स भी जाहिर है आपको नजर आएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो पपाया का बीज और छिलका, इसके साथ भी कुछ हो सकता है। ये जो इसकी मेम्ब्रेन, अच्छा छिलका जो है तो इसी छिलके का भी यही है कि इसको भी जो है तो मतलब थोड़े करके इसको भी खुश करना है, ड्राई करना है, इसको पीसना है और किसी ऐसी क्रीम में या मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के इसको एक मास्क की शक्ल दे देनी है। ठीक है, पपाया का छिलका ले लें, मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसके अंदर जो है तो वो थोड़ा सा शहद डाल लें, हनी डाल लें, जबरदस्त हनी डाल लें। और अगर आपके पास लेमन हरी जगह होता है तो जब आप लगाने लगे तो उसके ऊपर लेमन भी डाल लें, वो एक पेस्ट सा बना लें। ठीक है, उस पेस्ट को अपने चेहरे पे या अपने हाथों पे लगाएं और 15 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाए उसको जो है तो वॉश कर दें। यकीन माने, अगर आप ये जो सीजन है इसमें आप हफ्ते में 2 मरतबा या 1 मरतबा ये करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके स्किन पे जो है तो कितना ना सिर्फ ग्लो आ रहा है बल्कि उसको जो नेचुरल, इस सीजन में स्किन खुश भी हो जाती है, उसको एक नेचुरल मॉइस्चर भी मिल जाएगा, मॉइस्चर भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो कि मैंने अभी जिक्र किया, ये ट्रीटमेंट्स का, जिनमें लेज़र भी है, उसके अलावा हमें बहुत सारे फेशियल्स, लाइटनिंग फेशियल्स हैं और अब तो खैर इंजेक्शंस भी आ गए हैं। ये कितने डेंजरस हैं या फिर आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है? देखिए, अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में हैं, ठीक है, और वो सिंसियर है विद द प्रोफेशन, ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके सेफ्टी प्रोफाइल को सबसे पहले जो है तो वो सेव करेगा, सिक्योर करेगा। ये प्रूवन है, वाइटनिंग इंजेक्शन, वाइटनिंग कैप्सूल्स या कुछ ऐसे लेज़र जो आपकी स्किन काली क्यों होती है, कॉम्प्लेक्शन क्यों डार्क होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे जो रंग के जो सेल्स होते हैं वो मेलानोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो उन सेल के अंदर मटेरियल होता है वो मेलानिन कहलाता है। ये मेलानिन की क्वांटिटी होती है जो हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन हैं या जो विटामिन, इसमें विटामिन सी भी मिलाया जाता है, कोलेजिन भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं और डिफरेंट विटामिन होते हैं और प्रॉपर एक उसकी ड्रिप तैयार करके लगाई जाती है और कुछ वक्फे से जो है तो वो लगाने होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एकदम काले हैं और कुछ ही इंजेक्शन लगने के बाद आप बिल्कुल सफ़ेद या गोरे हो जाएंगे। नहीं, ये किसी हद तक आपकी स्किन स्किन टोन को लाइटन करता है, स्किन को ग्लो करता है, रिफ्रेश करता है। और एक दो टोन अगर आप अच्छी तरह से डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो 1 या 2 टोन स्किन लाइटन भी हो जाती है। लेकिन खाली इंजेक्शन पर फिर डिपेंड नहीं होता। फिर उसके साथ ही आपने कहा कि कुछ लाइट ट्रीटमेंट भी आ गए हैं जो फेस पे किए जाते हैं, तो बिल्कुल पीको लेज़र जो है एक ऐसा लेज़र है जो आपके मेलानिन को जो है तो वो डिस्ट्रॉय करता है। ब्लैक डॉल फेशियल भी आप आम जबान में इसको कहते हैं। एक कार्बन जेल जो है तो वो चेहरे पे लगाया जाता है, उसके बाद एक लेजर होता है मखसूस एनर्जी के साथ। देखिए, मशीन इज इंपॉर्टेंट, पीको लेजर इज इंपॉर्टेंट, द मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ही मस्ट नो
ही और शी मस्ट नो कि उसकी कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी जो तो उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना उसका फासला होना चाहिए। फिर जब उस लेज़र की मदद से उस कार्बन जेल को हटाते हैं तो काफ़ी हद तक वो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, उसकी वेव्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि काफ़ी हद तक वो मेलानोसाइट्स को जो है तो किल करता जाता है, ये साफ़ करता जाता है। तो उसके बाद भी आपकी स्किन जो है तो वो गोरी महसूस होती है। दूसरा, सन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्किन का रंग काला क्यों होता है। स्किन का रंग काला यूँ होता है कि आप सन एक्सपोजर से अपने आप को नहीं बचाते, ठीक है। आपकी स्किन सन टैन होती रहती है, धूप। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाकई आपने अपनी स्किन को गोरा रखना है, फेयर रखना है, तो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक जो है तो वो किचन में जाने से पहले भी इस्तेमाल करें, क्योंकि किचन की जो हीट होती है उससे भी आपकी स्किन के मेलानोसाइट से मेलानिन जो है तो वो बनते हैं या बढ़ते हैं। तो किचन में सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। और ये जो आप लोग इतनी तेज़ रोशनी में जो है तो वो काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप धूप में निकलें, खुसूसन तेज़ धूप वाला जो टाइम होता है, जो हमारे मुल्क में तकरीबन 10 बजे से और शाम के 4 बजे 5 बजे तक रहता है, उस दौरान अगर आप धूप में एक्सपोज हो रहे हैं, भले 5 मिनट के लिए भी हो रहे हैं, आपने सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ी सी बात है, सन ब्लॉक भी जो है तो वो आपने अपने डॉक्टर से लिखवाना है, क्योंकि जो उसकी सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से डिसाइड होता है। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा कि सप्लीमेंट कौन से जरूरी हैं और पानी कितना पीना है? पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पे जो ये मौसम होता है, क्योंकि सर्दी होती है, हम प्यास कम लगती है, तो इसलिए हम पानी कम पी रहे होते हैं। हालांकि इस मौसम में भी हमें पानी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी गर्मी के मौसम में होती है। उसकी वजह यह है कि इस मौसम में खुश्क हवाएं चल रही होती हैं, तो वो हमारी स्किन का जो बाहर का नेचुरल मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो स्किन ड्राई होने लगती है। जब आप पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन का मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। और पानी एक बहुत अच्छा, मैं मुफ्त तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब तो खरीद के पीना पड़ता है, एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जी, जो कुदरत ने हमको मतलब फराहम किया है। न सिर्फ पानी पीने से हमारी स्किन अच्छी होती है, बल्कि दीगर बॉडी के जो हमारे आज़ाए हैं वो भी बहुत अच्छा अपना वर्क करते हैं। पानी के अलावा एक और आपने सवाल किया था, सप्लीमेंट्स मतलब खाने की दवाएं। जी जी। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा जब आपने करना है तो ग्लूटाथाइन की जो सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन सी के साथ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, कितने मिलीग्राम। भाई बात ये है कि जो भी करें डॉक्टर के मशवरे से करें। आपने ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज यू नो वो जो शुरू में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था आपका सर में मुश्किल आया, एक्सक्यूज। और इसके साथ ही जनाब एक वक्फा मुझे लेना है, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और साल 2023 में अपनी हर वेलकम बैक के साथ बता रही हूँ कि जा रहा है और 2024 आ रहा है, जिसके साथ नई उम्मीदें और नई एक्सपेक्टेशंस के इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आने वाला साल बहुत बेहतर होगा। और वहीं हम जब साल ख़त्म होने लगते हैं तो अहाता भी करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई कि गरीब के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया। फल तो दूर की बात है, क्योंकि फल तो सब्जियों से भी महंगे होते हैं। तो अब ये जो मिडिल क्लास है, ये लोग तो सब्जी खरीदने के भी काबिल नहीं रहे हैं। बच्चों को फल खिलाना तो ख्वाब बन गया है, लेकिन कराची में कुछ और भी हो रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, वो आप देखिए। उसके बाद बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका तारुफ करवाऊंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ हैं वहीद अहमद साहब। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बातें वही हैं जो सारी मैंने बताई हैं, जो हकीकत है। मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सफ़र किया होगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब बंदे के लिए मेरा ख्याल है कि फल तो बहुत दूर की बात है, सब्ज़ी खरीदना मुश्किल हो गया है कि 150-200 रुपये किलो से कम कोई सब्ज़ी भी मौजूद नहीं है, कि वो पता नहीं किस तरह पूरा कर रहे हैं लोग। कितना मुतासिर किया इंडस्ट्री को? देखें जी, अगर हम 2 साल के अंदर बात करें, अगर ये शुरू हुआ है 2021 या 22 से जो महंगाई शुरू हुई है, बात ये कि आपका जो डॉलर था 178 था, वो टच होके आज 283 284, अभी कुछ एक आध हफ्ते में स्टेबल है, कभी 20 पैसा 10 पैसा नीचे गिर रहा है। मगर करेंसी स्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है, इसलिए कि फिर आपका जो डीज़ल है उसकी प्राइसेस, फिर जो देखें फर्टिलाइज़र और जो भी स्प्रे किए जाते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर, तो सबके रेट बढ़ गए हैं, आपके किराए बढ़ गए हैं, आपके इनपुट्स इतनी इंक्रीज़ हुई है, तो ज़ाहिर बात है लोकल मार्केट में भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इस बात को आप सोचें, अगर प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी तो ग्रोअर कैसे कमाएगा? अगर ग्रोअर नहीं कमाएगा तो लगाएगा नहीं। तो आप सोचें, अगर वो लगाएगा नहीं तो फिर क्या होगा? कि हम लोग इंपोर्ट करें,
इंपोर्ट करेंगे, जो आज एक मिसाल दे रहा हूँ, जो 50 रुपए किलो मिल रही है चीज़, इंपोर्ट करेंगे तो वो तो 100 रुपए में चले जाएगी। देखिए मैं ये बचपन से सुनती आ रही हूँ कि एक किसान को, एक फार्मर को सब्सिडी दी जाए फर्टिलाइजर्स पर। तो ये सारी चीज़ें जो आपने लिंक्ड की है ना, एक तो डॉलर प्राइस से की है, ज़ाहिर है डॉलर बढ़ेगा तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई हो जाएगी। अभी ये जो ग्रोअर है, ठीक है वो लगाएगा नहीं तो किस तरह से सिस्टम आगे चलेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं, सब्सिडीज डिसाइड की जाती हैं, तो जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे बिजनेसमैन है, क्या उनका इनपुट लिया जाता है? क्या उनको बिठाया जाता है कि उनकी भी से हो कि वो क्या सोच रहे हैं? देखें, कहीं इनपुट लिया भी जाता है, कहीं फैसला खुद भी हो जाते हैं। बात यह है कि मसला क्या है कि जो प्राइसें बढ़ना जो है इशू, वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर है। बात आपने जो की है फर्टिलाइज़र के ऊपर जो सब्सिडी जाती है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? कि ये एक शॉर्ट टर्म है। ये बातें मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि हम किसानों को सब्सिडी दे दें। सही बात ये कि किसानों को रिसर्च करके वो सीड्स क्यों नहीं देते जिसकी उनकी हील बेटर हो जाए। इसके लिए हमने गोरों पर निसार किया हुआ है, इसके ऊपर हमने कभी कोई काम नहीं किया। हम जो शॉर्ट टर्म वाले वो काम कर ले, कोई भी हुकूमत आती है वो आके सब्सिडी दे देती। मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए तो सब्सिडी होगी, किसान को वो दें, उसकी हील बेटर करें, उसको अच्छे सीड दें। देखें आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक अब है ना, वो हमें की बात हो रही है बार बार। तो बात है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर मैं एफओ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखूं 2013 से लेकर 2050 तक, कुछ मुल्क माइनस में, कुछ मुल्क प्लस में, कुछ मुल्क में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पाकिस्तान -50 के ऊपर है। तो आप सोचें क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ अगर पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म नहीं बनाए पाकिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ें बढ़ती रहेगी फूड सिक्योरिटी की। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कि जो ये प्रॉब्लम आएगी, अब देखें 2013 से फ्लड आना शुरू हो गए पाकिस्तान। हर साल कभी बारिशें, अभी आपको बारिशें नज़र आएंगी, पानी नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको पानी गायब हो जाएगा, फिर हम पानी की इंतज़ार करेंगे। बात है कि जो आज पानी भी जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो एग्रीकल्चर के अंदर मैं कहूँगा 99% फ्लड सिस्टम है, जिसके अंदर हम पानी ज़ाया कर देते हैं। ड्रिप इरिगेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये चीज़ें हमने अडॉप्ट नहीं की वाटर मैनेजमेंट को, तो ये जितने भी डैम्स बना ले कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मैं चाहूँगी वहीद साहब, चूँकि देखिए इस वक्त जो एक कॉमन बंदा है ना, उसको नहीं पता कि सब्सिडी कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको नहीं पता कि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है कब रुकेगी कब नहीं रुकेगी, उसको नहीं मालूम कि उसको हुकूमत ने सपोर्ट करना भी या नहीं करना, कितना करना है, उसको कोई नहीं, उसको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो चीज़ उसने उगाई है वो प्रॉपर उसको मुनाफे के साथ मार्केट में चली जाए और उसका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए। आपके ख्याल में ऑन इमीडिएट बेसिस ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है कि एटलीस्ट ये महंगाई, ख़ासतौर पर जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है कि मतलब रोटी है और ये सब्ज़ी फल है, इसकी कंट्रोल हो जाए? देखें जी, अगर मैं वीट की बात करूँ, जो हम रोटी खाते हैं, अगर इसमें से सब्सिडी में हटा दूँ तो रोटी कितनी महंगी हो जाएगी। मतलब कि हमारा जो महंगाई यूरोप के स्टैंडर्ड में आ जाएंगे हम रोटी की कीमत में। बात है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का सिस्टम ही ठीक नहीं है, ये महंगाई तो होनी है। अगर जब तक हम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, चीज़ें रहेंगी। मैंने आपको बताया है ना कि हमने हील बेटर करनी है अपने किसान के। मैं आपको यहाँ दूँ 14 मिलियन मेट्रिक टन है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन, तो इसको हम आसानी से डबल कर सकते हैं। जब डबल कर देंगे, किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगी। जब कम होगी तो लोगों को भी सस्ता मिलेगा। तो बात ये कि एक सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें किसानों को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिखानी है, और जो ट्रेडिशनली जो 75 साल से काम कर रहे हैं उससे बाहर निकालना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करना है। इस पे काम नहीं हो पाया। इस पे देखें, जो हुकूमत, मैं ये समझता हूँ जो हुकूमत आती है वो कहती है मेरा तो 5 साल ही है। वो आजकल तो ये भी नहीं पता चलता 3.5 है, 5 है या 4 है, कितने में चले जाएगा कोई। बात है कि वो एक लॉन्ग टर्म काम नहीं करता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने यही देखा है, ना डैम्स के ऊपर काम होते हैं, ना एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं। वही शॉर्ट टर्म 70% एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और वही काम होते हैं शॉर्ट टर्म सब्सिडी देना। तो सब्सिडी दें, मगर किसान को बेहतरी भी तो कराएं। अगर किसान पुराने ही टेक्निक्स पे काम करेगा तो वो बेचारा तो बस इससे आपको निकलना पड़ेगा, और पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा अगर इन चीज़ों में अगर हम बैठे रहेंगे। पॉलिसी जो है ना, हम लोग जो पाकिस्तान में बनती है वो एडॉक बेसिस से बनती है। आज सुबह उठे, आज के मसले हल किए। कौन से यहाँ 10 साल के प्लान्स पड़े हुए। मुल्क
वो तरक्की करते हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, मुल्क वहाँ तरक्की होती है। आप देख लें, जापान को देख लें, आप जर्मनी को देख लें, 2 मुल्क ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे वॉर के बाद, कैसे खड़े हुए हैं। आप चाइना को देखें, अभी मैं हाल ही में डेलीगेशन में गए थे, केयर टेकर मिनिस्टर कॉमर्स थे फेडरल के, उनके साथ। चाइना को देख के तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया हूँ कि जो उनकी टेक्नोलॉजी, हम पता नहीं क्यों हम उनकी टेक्नोलॉजीज को, उनकी पॉलिसीज को फॉलो भी नहीं करते, कंसिस्टेंसी ही नहीं है। मैंने जो उनकी जो देखी थी, उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर किया था, उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर किया था, इंडस्ट्री के ऊपर किया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर किया था। ये बात मैं कर रहा हूँ 1975 में इन्होंने इन 4 पे फोकस किया और फिर आगे चीज़ें बढ़ाते रहे। आज इकॉनमी देखें उनकी किधर चले गई। उनकी एक्सपोर्ट 28 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है और उनका टारगेट अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन और बढ़ाएंगे, हर साल 1-1 ट्रिलियन इंक्रीज़ कर रहे हैं और 5th जनरेशन में चले गए। पहले मेरी आई ओपनिंग है चाइना में जाके, मैं पहले ये समझता था हमारे वही कॉन्सेप्ट है ना, चाइना का माल है, ऐसा ही 2 नंबर है। नहीं जी, चाइना यूरोप से भी आगे निकल गया, अमेरिका से भी निकल गया। आप यूरोप जाएं तो आपको चाइना की चीजें मिलेंगी वहां पे, बहुत आगे चला गया। देखें, एक होती है का कोई छोटी चीज़ें काम करना, मगर वो टेक्नोलॉजी में चला गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया, वो इतने आगे चला गया। मैं जब वहाँ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और जिस तरह ट्रैक्टर जो वहाँ चीज़ें बनती, मैं शॉक हो गया हूँ। मैंने बोला ये तो 5th जनरेशन है, ये तो हम तो अभी 3rd जनरेशन पे नहीं पहुंचे। वही बात है ना, वही सब के हम लोगों की वो जो कहते हैं ना कि विलिंगनेस नज़र नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी इसीलिए नहीं है, इंस्टेबिलिटी है कि पता नहीं आगे अब क्या हो जाएगा। मतलब वो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। मुझे आप ये बताइएगा कि अभी आप जाहिर है एसोसिएशन आप लोगों की इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट्स भी देख रही है, कितना फ़र्क आया इन पिछले 2 सालों में? देखिए, हमारी जो इम्पोर्ट मैंने जो कहा क्लाइमेट चेंज है। हम प्याज, मैं आपको यहाँ मिसाल दूँ, प्याज हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मगर पिछले साल 2022 से हमने इंपोर्ट करना शुरू किया प्याज। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमने इंपोर्ट किया है 2023 तक, और उसके बाद जाके हमने जून जुलाई के बाद एक्सपोर्ट शुरू की है प्याज की। बात ये कि प्याज बहुत महंगा है, प्याज अभी महंगा हो गया क्योंकि मैंने वही बात कही ना आपको, ये सैलाब आई, बारिशें आई, फिर सैलाब चला गया, प्याज की क्रॉप डैमेज हुई, टमाटर की हुई है, सब्जियों की। हमें वही मैंने आपको कहा है कि हमें ग्रीन हाउसेस में जाना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इसलिए कि आगे जो है ना आपके ऊपर थ्रेट ही है। अगर आप फूड सिक्योरिटी के देखेंगे, मैंने आपको बताया रिपोर्ट, तो दुनिया जो है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने भी स्टेप ले लिया कि कैसे इसको हमने जो है फेस करना है, किस तरीके से इसकी प्लानिंग करनी है। दूसरे मुल्क तो करके बैठे हुए हैं, हमने क्या किया है। बात यह है कि मेरा तो एक ही बात कहनी है, हमेशा मैं कहता हूँ, कोई हुकूमत आए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, अगर वो हुकूमत बदलती है, दूसरी हुकूमत आती है, अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल आती है पार्टी है, उसने किया है तो मैं ये चीज़ों को क्यों लेके चलूँ। इकोनॉमिक जो एक चार्टर बनना चाहिए ना, उसके ऊपर ये बैन लगा दिया जाए कि जो भी नए लोग आएंगे हुकूमत में वो इसको चेंज नहीं करेंगे, पॉलिसीज 30 साल तक यही चलेंगी, तो चीज़ें बेहतर बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। अच्छा, मुझे इसमें वही सब आप ये बताएगा कि अभी हम किस चीज़ में खुद कफील हुए हैं कि जो आप बेहतर बता सकते हैं कि जो हमारे मुल्क में हम उसमें जनाब खुद ही बना भी रहे हैं, उगा भी रहे हैं और हमें सस्ती भी मिल रही है, कोई है ऐसी चीज़? बड़ा आपने सवाल ऐसा कर दिया कि मुझे सोचने में मजबूर कर दी। देखें, ऐसी चीज़ देखें, अगर मैं सब्जियों फल में भी बोलूँगा तो सीड्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आलू की हमारी बड़ी बम्पर क्रॉप है, मगर सीड्स जितने भी आ रहे हैं यूरोप से आ रहे हैं, यूरोप आ रहे हैं। अब ये बदकिस्मती ये है कि हम बेसिक चीज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान में, सीड डेवलप नहीं कर सकते। मिर्ची और सब्जियों के सब सीड्स इंपोर्ट होते हैं, बिलियंस डॉलर के हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं कि हमारे इतनी महंगी है, तो जो गरीब की एक हंडिया है। अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो दालें हम एक्सपोर्ट करते थे, और हमारे वहाँ पे इनकरेज नहीं किया एक्सपोर्ट पे, किसानों को फिर मजबूर हुए, उन्होंने दालें ख़त्म की क्योंकि उनको वही बात हुई, पैसे नहीं मिले, उन्होंने नहीं लगाया। आज हम कह रहे हैं कि दालें बहुत महंगी होगी। अगर उस वक्त सपोर्ट होती ग्रोअर को और एक्सपोर्टर को दालों के अंदर, तो आज हम इस वक्त पे नहीं, हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर मुल्क है, तो कहाँ से एग्रीकल्चर मुल्क है? हर चीज़ तो हम बाहर से मंगा रहे हैं। यहाँ रिसर्च का बहुत बड़ा फुकदान है। जब तक इस मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो पॉलिसी है एटलीस्ट 10 सालों की तो बनाए। 30 साल तो मैंने ज्यादा बता दी, 10 साल की बड़ी बात है, उसको फिर लेके चले। मैं ये कहूँगा जो पॉलिसी मेकर है, देखें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो नहीं बदलते ना,
वो तो वही रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां चले चेंज होती है, मगर कोई तो पॉलिसी हो। यहाँ रोज सुबह उठ के डॉग बेसिस पे हम काम शुरू कर देते हैं। प्लान के बगैर शहर के शहर आबाद हो जाते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं, बस वही होता है कि कभी कहीं सीवरेज का प्रॉब्लम, कभी कोई मसला। मुझे ये बताएगा कि जब भी आपने फार्मर्स की एजुकेशन की बात की है और उनको ट्रेंड करने की बात की है, कि आपके ख्याल में ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा, क्या होना चाहिए? देखें, इसका बड़ा आसान सा तरीका है, इसलिए कि हमारे जो कल्चर है ना उसी को फॉलो करें। क्योंकि हम किसी चीज़ को जब देखते हैं ना कामयाब, तो फौरी तौर पे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमने हुकूमत को कहा कि जो पिछली हुकूमत थी, हमने उनको कहा था कि ना आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर 2-2 एकड़ के ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मिर्चों का, टमाटर का, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। वो इसलिए मैं चाह रहा था कि वो कामयाब मॉडल, एक प्रोजेक्ट जो मॉडल जो हमारा बने वो कामयाब हो। जो आसपास के जो ग्रोवर्स हैं वो देखें यार ये 5,000 रुपये कमा रहा है, और जो मैं ट्रेडिशनली जो कर रहा हूँ मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, 4,000 रुपये फ़ायदा मेरे से ज़्यादा लेके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कल्चर हम अडॉप्ट करेंगे पाकिस्तान में, तो किसान भी चेंज होगा। जब किसान देखेगा यार इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मैं ये काम क्यों करूँ, इसको चेंज होके इस चीज़ पे आऊँ। तो इंशाअल्लाह ताला आगे ऐसा एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पे हम ऐसा पोर्टल भी बना रहे हैं, जो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, टाइम लगेगा उसके ऊपर, कि हम उसके अंदर एजुकेशन भी देंगे किसान को। अगर कोई प्रॉब्लम्स किसान को पड़ रही है अपनी फसल की, वो भी उसको भी बताएंगे। आज किसान का ये मसला है, इस तरह मैं आपको बताऊं मसला, अगर आंख में दर्द है तो पेट की गोली खा रहा है, उसको बताने वाला कोई नहीं कि मेरे ऑर्चर्ड में कौन सा डिजीज़। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो डिजीज़ जो उसको लगा है वो आगे 50 किलोमीटर वाले को भी लगा, कहता है यही होगा, यही स्प्रे कर देता हूँ। मतलब कि बताने वाला कौन है, प्रोविंस हुकूमत किधर है। या एग्रीकल्चर को तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किताबों में ही हमने पढ़ा कि ये मुल्क एग्रीकल्चर, मगर हम जब प्रैक्टिकल आए तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं रही। शायद 70-60s में होता होगा, मगर अभी तो ऐसा मैं कुछ नहीं देख रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस ये वो हकायक हैं कि जिन पर ज़ाहिर सरफ़े नज़र भी नहीं किया जा सकता, और इन हल तलब हैं और दरीना हल तलब हैं। अल्लाह करे कि जो सोचने वाले हैं इस पर सोचें, ताकि पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ बेहतर हो सके, जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वहीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आज आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स पे बात की है और बड़ा अच्छे से एक पाकिस्तानी को समझाया है कि कीमतें इतनी क्यों बढ़ी हुई हैं और होना क्या चाहिए। अब थोड़ा सा ज़रा हम नहाले वाल लेते हैं। माशाल्लाह आप भी बिजनेसमैन हैं और बड़ा अच्छा, मैं बता देती हूँ कि जो है ना वहीद साहब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि जिन्हें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं और जो कि एक आम आदमी की सेहत को वैसे इफेक्ट नहीं करती जैसे दूसरी चीज़ें जिनमें फूड कलर्स डाले होते हैं, बच्चों के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो आपका बिजनेस आगे कैसे चलने वाला है, कुछ जानने, अब कुछ आपको है इंटरेस्ट कि आगे का हाल जो जानते हैं हम लोग माहिर फल्कियात से कि सितारे क्या कहते हैं, कुछ इंटरेस्ट है इसमें आपको? कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी इस चीज़ पे देखा नहीं है, मगर ऐसे ही कभी कभी पढ़ लेते हैं। हाँ, मगर इस तरह लेकिन क्यूरियोसिटी तो होती है, जाहिर बात है, मगर ऐसे तो है, मगर इतना इंटरेस्ट नहीं, कभी लिया नहीं है। अच्छा चलिए आज आपको बताते हैं ना। इस वक्त मुझे इरफान कामिल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ शो में अक्सर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, दिसंबर का आखिरी हफ्ता है, ये साल जा रहा है और नया साल आने वाला है। उम्मीदें बहुत जबरदस्त हैं, अच्छी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पैटर्न इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फूड्स एंड वेजिटेबल के जो एसोसिएशंस की, एक्सपोर्टर्स की, इंपोर्टर्स की, उसके पैटर्न इन चीफ हैं वहीद साहब, जो कि मेरे साथ हैं। माशाल्लाह बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे और जो ये कर सकते हैं कर भी रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप इनका हाल अहवाल, इनका बिजनेस कैसा चलने वाला है और ये जिनकी एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान के साथ कि बेहतरी होगी, किस हद तक पूरी होती देख रहे हैं आप? पहले तो मैं वहीद साहब को सलाम करता हूँ। वालेकुम। और जहाँ तक बात यह है कि ये पूरा एक टीम वर्क है, ठीक है, और वहीद साहब यकीनन अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स करते होंगे और यकीनन देखें हमें ना सबसे पहले अपना कंपैरिजन करना चाहिए अपनी जो रिलेटेड कंट्रीज है ना उनके साथ। मैंने विजिट की है और मैंने वहां पे सिर्फ एक ही चीज देखी है कि सबसे पहले वहां पे लोग अपनी नियतन साफ होते हैं। हम लोगों की, जब तक, मैं बारहा इसी बात को कहता हूँ, मैं भी अगर आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक मैं खुद अपने जाती तौर पे मेरी अगर पर्सनालिटी फ्रेश नहीं होगी, मेरी पर्सनालिटी क्लियर नहीं होगी, मैं आपको उतनी अच्छी क्लियर वर्डिंग्स नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे ही जब तक हमारी नीयतें अच्छी नहीं होंगी, हम वो चीज नहीं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते जैसी कि हम चाहते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा करे,
और आने वाले साल के अंदर बहुत अच्छा करे। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। मैंने कहा ना, मैं दुनिया में घूमा हूं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने सारे मौके दिए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीयत नहीं दी है। अगर ये नीयत अच्छी कर लें, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से अच्छी दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा इरफान साहब, वहीद साहब से क्या पूछेंगे? इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे? क्या पूछेंगे मुझे बताएं। वहीद साहब से उनकी होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता है, लेकिन ये है कि जनरली हम देखें, फिर मैं कहता हूँ वल्लाह आलम बिस्वाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ये हम प्रेडिक्शन सिर्फ देते हैं ड्यू टू सम प्लैनेटरी चेंजेस। और वहीद साहब का यकीनन अगर वो बताएंगे अपनी बर्थ तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वहीद साहब? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1976। पूरी बता दी, उम्र का अंदाजा भी लगा ले। ठीक है, बस ये मेरे लिए इतना काफी होता है क्योंकि मेरा कोई थॉट प्रोसेस है। तो इसमें ये है कि एक तो वहीद साहब वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, ये लोगों के ह्यूमैनिटेरियन, इनको ना इसमें नहीं होना चाहिए था, कंपैरेटिवली इनको होना चाहिए था किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, इनको होना चाहिए था किसी जो हमारी जिस तरह से कोई ट्रस्ट होते हैं, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से रन करते हैं क्योंकि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। अच्छा, ये लोगों को बहुत जाके हेल्प करते हैं और लोग इनके ऑफिस में आने में कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को, इनसे दूर नहीं रहते, ये लोगों से बहुत कंफर्ट जोन में बात करते हैं, सिर्फ ये सच को अच्छा मानते हैं, हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं, झूठ नहीं पसंद करते ये। और सिर्फ एक चीज है जो इनकी, अब जहां मैंने पॉजिटिव बताई तो नेगेटिव भी बता दूं इनको अपनी लोअर बैक की केयर करनी चाहिए। इनको लोअर बैक में पेन रहता है, इनको केयर करनी चाहिए उसकी बहुत ज्यादा। सही, इनको उठते बैठने में बहुत ज्यादा अपना कंफर्टेबल एक अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेट करके बैठें और कोशिश करें जितनी थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक ना करें, इनके लिए प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज ये कि इमोशनल पर्सनैलिटी है, किसी चीज पे फौरन ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी भी चीज को लेकर, लेकिन ही इज वेरी वैसे मुझे झगड़ालू तो बिल्कुल नहीं लगते। अगर तो इस तरह की बात है तो फिर तो कोई बहुत झगड़ा कर रहे, गुस्सा आता है ना, फिर इंसान एकदम बोलता भी है, पर मुझे तो बड़े पोलाइट लगते हैं फहीद साहब। लेकिन कई दफा ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन में ले जाती हैं आपके, स्पेशली जब आप किसी ऑफिशियल आर्गुमेंट्स के अंदर होते हैं। अच्छा। वहां इस मामले में पेशेंस रखनी चाहिए। दूसरे फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एंड ऑल्सो अपना लोगों के साथ इनकी अच्छी कंपेनियनशिप है, लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से रहते हैं। बस सिंपल इनको अपनी थोड़ी हेल्थ केयर करने की जरूरत है, वो भी इस वजह से कि इनका थ्रोट इन्फेक्टेड रहता है, इनको जरा क्विकली बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल डिजीजेस कैच करती हैं, जिसमें कभी ठंडा पानी पी लिया या कुछ इस तरह से, तो बहुत जल्दी जाते हैं। सारा कुछ मैं पूछ रही हूँ साथ। एनी हाउ, नहीं बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं और काफी हद तक मेरा ख्याल है सहमत है आपसे वहीद साहब। अब जरा मुझे ये बता दें, पाकिस्तानियों के बारे में आपके पास क्या खबरें हैं, उनका ये आखिरी हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? देखें, पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी ज्यादातर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इनके हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, मैं आपको बताऊं ये ब्लेसिंग है हमारी कि हमारे पेरेंट्स, मैं खैर गलत बात कर रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, बल्कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। लेकिन इनकी जो दुआएं हैं ना, ये हम लोगों को लेके बहुत जगहों से निकालती हैं, बड़ा स्पेशली ब्लेसिंग। तो बिल्कुल इस कंट्री के साथ भी ब्लेसिंग्स हैं उन लोगों की, उन बुजुर्गों की जिन्होंने यहाँ पे वो अच्छे काम किए, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और लोगों को सोचना चाहिए, आज गजा को देखिए आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा आजादी कितनी बड़ी नेमत है। लोगों को कदर करनी चाहिए, इस जगह पे एक एक कदम पे आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, जो कि लोग नहीं करते माजरत के साथ। बिल्कुल करना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह अच्छा होगा, और मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से पाकिस्तान के लिए। लेकिन कुछ चीजें प्लैनेटरी इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं निगलेक्ट कर सकते। उसके लिए आसान चीज हमेशा मैं बताता हूँ लोगों को, सदका कीजिए, जितना हो सकता है सदका कीजिए। अल्लाह ताला सदके से परेशानी, कहते हैं परेशानी जो है सदका परेशानी को खा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना उन चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे उतनी चीजें कंफर्टेबल। हाँ, आने वाले साल में बहुत सारी चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्टेड है, वो यकीनन हम आने वाले उसमें इलेक्शंस भी आ पा रहे हैं, बहुत सारी और चीजें, बहुत सारे चेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्टेड, जो कि चले जी इरफान साहब, हमारी दुआ है कि सारे चेंजेस पॉजिटिव हों और सबके लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, ये मुल्क ऐसे ही फलता फूलता रहे, चीजें बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया आपका
इरफान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे और वहीद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और होप सो कि आपने ना मैंने ज़बरदस्ती आपका पूछ लिया उनसे। मैंने पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा। वरना मगर उनकी बातें 95% बिल्कुल सही। ज़बरदस्त। चलें जी इरफान साहब पास हो गए आप अब मुझे इजाज़त लेनी है और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे और सदका दीजिए। ये कहते हैं कि हर बुराई का खात्मा अगर आप चाहते हैं ना, सदका तो कहते हैं कि जान भी इंसान की बच जाती है, तो देना चाहिए। तो सदका देते रहिए, दुआ करते रहिए अपने लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।